शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। तो आज ये पहली क्लास है एचू हब की ओर से मैथमेटिक्स क्लास 9th की। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे साल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स में आगे क्या क्या दिखने वाला है हमें। तो सीधा हम चलेंगे सिलेबस पर। ठीक है, ये है कंटेंट, राइट। तो इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है, 14 15। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग इस पूरे साल में किस तरह से चलने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जैसे कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पे हम किसी नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, किसी इर्रेशनल नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, रियल नंबर है उसके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, वो कैसा बिहेवियर देता है, और हमें रियल नंबर से कुछ ऑपरेट करना है या हमें रियल नंबर्स लाइक रेशनल इरेशनल इन नंबर से कुछ ऑपरेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें जो है ये नंबर सिस्टम है, बहुत ही बेसिक अबाउट नंबर्स। इट इज़ अबाउट नंबर्स, राइट। फिर आता है सेकंड चैप्टर, पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स हम क्या देखेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल्स देखेंगे। वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल्स क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सब, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये मैथ्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में मैथ्स यूज होती है, ऑलमोस्ट। कुछ कुछ जगहों पे तो हो सकता है बायो में यूज होती हो। खैर, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, उनकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ये हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, चैप्टर 2। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक स्टेप और ये आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होंगे, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कंपास, पेंसिल, ये सब चीज़ें। इसमें बताया जाएगा कि व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम, क्या है कार्टेशियन सिस्टम। एक पॉइंट को, लाइन को, आई थिंक 9th में केवल पॉइंट ही है जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डिनोट करना सीखना है, जबकि बाकी चीज़ें आई थिंक 10th में आती हैं। ओके, फिर चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमने अभी तक देखा वन वेरिएबल, यहाँ आपको दिख रहा होगा वन वेरिएबल। अब ये बता रहा है कि चैप्टर 4 में हम देखेंगे कि टू वेरिएबल्स, और वो भी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं वो इस चैप्टर में जब हम पूछेंगे तो हम बताएंगे। उनके सोल्यूशन कैसे करते हैं, उनको किसी ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे डिनोट करते हैं उनको, ये सब चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर 4 में। फिर आता है चैप्टर 5, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम थोड़ा और एडवांस जा चुके हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम देखेंगे एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स के देखेंगे, और यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो अब हम लोगों ने पॉइंट्स में डील कर लिया, कार्टेशियन सिस्टम में डील कर लिया, थोड़ा बहुत हम लोग जान पहचान हो गई हमारी चैप्टर 5 तक आते आते। यूक्लिड्स जियोमेट्री, इनसे भी हमारी जान पहचान हो गई है। तो अब हम थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे चैप्टर 6 में, जिसमें हम देखेंगे लाइंस क्या हैं, एंगल्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है एंगल रेडियंस में, डिग्रीज में, इन सब चीज़ों को हम
इसमें पढ़ेंगे, और इससे भी कहीं आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसे मालूम चलेगा कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ऐसा तो नहीं ये दो लाइन है मैंने खींच दी, तो क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? हाँ करेंगे, तो कहाँ करेंगी? पेयर ऑफ एंगल्स देखेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है? हाँ, ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे, लाइंस के बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और जब हम लाइन से आगे बढ़ेंगे, लाइन एक ओपन शेप होता है, फिर हम बढ़ेंगे द फर्स्ट क्लोज शेप। फर्स्ट क्लोज शेप मीन्स कि ये ट्राइंगल ऐसा शेप है, ऐसा क्लोज्ड शेप है, सबसे कम लाइंस से बना, जिसको बनाया जा सकता है वो 3 लाइंस, क्योंकि 2 लाइंस बनाएंगे तो ओपन शेप बनेगा, और उसको क्लोज करने के लिए तीसरी लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। वरना अगर हम देखें तो वन लाइन भी एक, वन लाइन नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे उसको वन कर्व। वन कर्व भी ऐसी है, एक ऐसा शेप है जो वन कर्व में ही क्लोज हो जाता है, जैसे कि वो है सर्कल। दिस इज वन एज और कर्व, बेटर से एज। एज में हमारी लाइंस भी आ जाती हैं, लाइंस भी आ जाती हैं और कर्व्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम कर्व्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो सर्कल है वो एक ही कर्व में क्लोज शेप दे देता है, लेकिन अगर हमें लाइंस के कॉम्बिनेशन से बनाना है तो हमें मिनिमम 3 लाइन चाहिए, और इस मिनिमम 3 लाइन से बने हुए क्लोज्ड शेप को हम बोलते हैं ट्राइंगल। खैर इसके बारे में हम जब पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे, और उन ट्राइंगल्स के साथ हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। तो ट्राइंगल्स पढ़ के उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और वो है quadrilaterals, right? Quadrilateral means a closed shape having 4 lines। अब ये कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। उनकी एंगल सम प्रॉपर्टी एक होती है। कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे चैप्टर 8 में। फिर चैप्टर 9 में हम थोड़ा आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि एरियाज। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल चीज़ें देखी थी, ट्राइंगल में कैसे बनता है, एंगल्स क्या होते हैं, और हम आगे जाएंगे कि अब हमें कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, वो हम देखेंगे चैप्टर 9 में। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक स्टेप जो है ऊपर निकल रहे हैं। फिर आएगा चैप्टर 10 सर्कल्स। बताया ना मैंने, एक ऐसा शेप जो एक कर्व में, ना कि लाइन में, ये भी एक लाइन है, पर थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा ये एक कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसको फ्रिक्वेंटली हम लाइन बोलते हैं। फिर इसमें आएगा सर्कल्स क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे, एंगल्स उनके परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, दो अगर हमारे कॉर्ड्स हैं उन पे क्या एंगल सबटेंड होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स मींस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम एक सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज के साथ ही क्वाड्रिलेटर बनता है, वो हम देखेंगे चैप्टर 10 में। फिर चैप्टर 11 में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इसमें हम कैसे, आखिर अगर हमें कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो आता है चैप्टर 11 में। बेसिकली ट्राइंगल है, हम जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो और भी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की जो तरीके हैं वो बताए जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, और फिर हेरॉन्स थ्योरम। हेरॉन्स थ्योरम जो है वो किसी ट्राइंगल का, किसी भी एंगल पे ट्राइंगल हो, किसी भी एंगल पे किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, उसके लिए एक हेरॉन नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे बेटर से,
साइंटिस्ट बोलना ठीक नहीं है, मैथमेटिशियन थे, इसलिए नहीं कि साइंटिस्ट नहीं थे, लाइक मैथमेटिशियन इज अ डिफरेंट थिंग, is a different word, and scientist, being a scientist is a different thing and different word, though they are same, related, correlated, but still mathematician is mathematician and scientist is scientist. Like you can say that uh, mathematics is the basic of science. तो ये बात नहीं कि कौन बड़ा है, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन, ये बात नहीं है, जस्ट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। अगर साइंस मैथमेटिक्स ना हो तो साइंस नहीं होगी, और अगर मैथमेटिक्स अकेले रह ले, साइंस ना हो, तो मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये है वो चीज़, जैसे कि नींव की जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी घर की है। हम नींव के अंदर नहीं रहते, हम रहते हैं घर के अंदर, पर वो घर नींव पे टिका होता है, तो इसलिए उसकी बहुत, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। फिर सरफेस एरियाज, तो सरफेस एरियाज का मतलब कि बेसिकली सरफेस एरियाज तो डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल शेप्स में होते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स मीन्स लाइक एक सिलेंडर, राइट, या एक कोन, या एक प्रिज्म, राइट, ये होते हैं थ्री डायमेंशनल सरफेसेस, थ्री डायमेंशनल शेप्स। अब इन थ्री डायमेंशनल शेप्स का ये जो एरिया दिख रहा है ना बाहर बाहर, ये है सरफेस एरिया। और वॉल्यूम मीन्स इसने कितनी जगह घेर रखी है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो हम उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, बेसिकली तीन शेप्स पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके थोड़े मैथमेटिक्स के डीप में जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, कैसे आता है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स हमारे पास डेटा है, डेटा लेट्स से डेटा कुछ भी हो सकता है, ये डेटा है। जब हम इसको कुछ नाम देते हैं तो ये थोड़ा यूजफुल होता है। लाइक अब ये डेटा है, पर कोई पूछे क्या है ये, ऐसा 1 2 3 4 लिख दिया, तो अब मैं बोलूँ कि एक आदमी है जिसके पास रोज की कमाई है, किसी दिन 2 रुपया मिलता है उसको, किसी दिन 3 रुपया मिलता है, किसी दिन 4 रुपया मिलता है, किसी दिन 5 मिलता है, 9 मिलता है, 8 मिलता है, 7 मिलता है, 6 मिलता है। तो ये एक डेटा है, ठीक है, एक आदमी है जिसकी कमाई पर डे की वेरी करती है, तो हम उन्हें उसको पर डे लिख लिया कि अच्छा ठीक है, ऐसी सी बातें। ओके, तो अब हम उस इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे, और उसकी कुछ सेंट्रल टेंडेंसी उसके बारे में कुछ मेजरमेंट्स करने हैं वो कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में। फिर आता है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब लेट्स से कि x इज इक्वल टू 3 + 2 क्या होगा 5। दुनिया का कोई आदमी इसको गलत नहीं कह सकता, राइट, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। चलो, लेकिन एक सिंपल सी चीज है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस √4। अगर कोई बोले 2 वो सही है, कोई बोले -2 वो भी सही है, राइट। इसकी दो वैल्यूज हो गई, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कुछ और है। मैं बस एक फील देने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। तो 2 हो गई और माइनस हो गई, इसकी दो वैल्यूज हो गई, यानी कि हो सकता है हमारी जरूरत के हिसाब से हम ये वैल्यू यूज कर लें, या हमारी जरूरत के हिसाब से हम ये वैल्यू यूज कर लें। तो हालांकि इसकी दोनों वैल्यूज हैं इस केस में, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू सर्टेन है कि √4 या तो 2 होगा या तो -2 होगा। इवन ये गलत है, 2 और -2 दोनों होगा, ऐसा नहीं कि या तो 2 है तो -2। √4 इज इक्वल टू +-2 दोनों होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि हमने सिक्का उछाला, अब सिक्का उछाला तो क्या गारंटी के साथ कह सकते हो हेड आएगा या टेल आएगा, या वो खड़ा हो जाएगा कहीं जाकर के, वो चीज़ें नहीं कही जा सकती। किसी भी कंडीशन में हम नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है।
तो जहां हमें मालूम नहीं होता, हमें ये मालूम है क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, ये मालूम है। मतलब अगर हम रूट 4 का एग्जाम्पल लें, अगर हम रूट 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें मालूम हो कि 2 और -2 वैल्यू आएगी, पर हमें ये ना मालूम हो कि कब कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि इसमें कुल 15 चैप्टर्स हैं। इस क्लास में ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि इस तरह की प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिक्के को उछाला गया, हेड आया या टेल आया, क्या आया, या जो भी आया उसके आने की क्या संभावना है, हमें नहीं मालूम क्या आएगा, हमें ये मालूम है कि हेड या टेल ही आ सकता है। इसमें अजम्पशन ये है कि सिक्का जो है वो खड़ा नहीं रहेगा, वो गिरेगा तो कोई ना कोई साइड ऊपर रहेगी। तो ये चीज़ें जो है प्रोबेबिलिटी में आती हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, थियरम्स, हाँ, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जो चीज़ें ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना। मे बी हम लोग वीकेंड्स में कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जिसमें इन चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से आज ये जो इंट्रोडक्शन था 9th का, क्लास 9 का जो इंट्रोडक्शन था, वो आज हम यहीं पे रोकेंगे। और अगले सेशन से, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। कब शुरू करेंगे? कल हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग, माफ करिएगा, नंबर्स, जिसका नाम है नंबर्स, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, मिलिए कल आप लोग सभी लोग करीब इसी टाइम पे हम लोग इस वीडियोस को जो है अपलोड करेंगे, करीब करीब 7 बजे शाम को। और हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलर रूटीन। हफ्ते में कभी 4 दिन, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 5 दिन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 5 दिन, अदरवाइज 4 डेज का जो है लेक्चर होगा। और 1 डे का क्विज होगा। यूट्यूब पे कैसे होगा देख लेंगे, कैसे होगा बताएंगे आपको, देख नहीं लेंगे। हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं कि कैसे हम लोग क्विज लेंगे और कैसे टेस्ट लेंगे। तो ये जो इंटरेक्टिव सेक्शन बनाने के लिए, इंटरेक्टिव सेक्शन बनाने के पर्पज से हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया है। तो इन चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि क्विज के लिए, हाँ, डे में एक क्विज की बात हो रही है, उसके लिए आप लोग को जाना है इस वेबसाइट पर। ठीक, और यहाँ जा करके आपको रजिस्टर करना है। किस पे रजिस्टर करना है? पहले तो रजिस्ट्रेशन नाम का एक लिंक है, उस पर आपको रजिस्टर करना है। और फिर उसमें कुछ कोर्सेज हैं, अभी कोर्सेज एक्चुअली ऐड नहीं हुए हैं, उन कोर्सेज पे जाकर के आपको इनरोल करना है, पर वो इनरोल अभी नहीं करना है, वो हम आपको बताएंगे कि वो इनरोल कब करना है। तो आज इतना ही। आप इस वेबसाइट पे जरूर जाइए। वेबसाइट अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं, कुछ कमियां भी नज़र आ सकती हैं। तो फिलहाल क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज में है, हम लोगों ने ये जो एजू हब है, ये एक मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल हब है। इसका नाम ही एजुकेशनल हब। तो ये मल्टी डायमेंशनल मीन्स इट इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, इट इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, it is for primary students, there of course not for nursery students, for 11, 12, 9, 10th, and for the preparation of IT, JEE, and for the preparation of GATE, UPPSC, SSC। हम लोग AFCAT भी शुरू करेंगे जल्दी ही। तो
बने रहिए हमारे साथ, और जल्दी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी इसी तरह की इंट्रोडक्टरी वीडियोस या मे बी चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर ही वो लोग शुरू करें। उनके अलग टीचर्स हैं, अलग जो है टीचर्स है, पर वेबसाइट, यूट्यूब वेबसाइट, यूट्यूब जो चैनल है वो यही होगा, वो हमारा ये जो हब होगा, ट्राइकॉन से जो है, राइट। तो आप लोग इस पे आइए, विजिट करिए। एक दिन में हम लोग कम से कम अराउंड 2 वीडियो तो पोस्ट करेंगे ही, एक एक क्लास से रिलेटेड। लाइक 9th में 2 वीडियोस हम लोग करेंगे, 10th में भी 2 वीडियोस करेंगे, 11th में भी 2 या 3 वीडियोस करेंगे, 12th में भी ऐसे चलेगा। और गेट मैकेनिकल हमने शुरू किया है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे।